हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टडी 91 परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भूगोल की जो क्रमिक श्रृंखला चल रही है उसमें मिसलेनियस सीरीज का आज तीसरा लेक्चर है। आज तीसरी क्लास है मिसलेनियस सीरीज की। चलो भाई, जितने लोग आ गए हैं लाइव, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोगों को एक बार फिर से गुड इवनिंग। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? सिरका तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, चीन सागर में, भूमध्य सागर में। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। कहां पर? बेंगलुरु में, कोलकाता में, चेन्नई में, हैदराबाद में। चेरापूंजी कहां अवस्थित है? चेरापूंजी कहां अवस्थित है? चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर आप देते रहिएगा। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि हमारी संस्था की तरफ से पेट 2022 का नया बैच शुरू हो चुका है। पेट के साथ साथ सुपर टेट का भी बैच शुरू है। आप एनरोल कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा चलाई जा रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच स्टार्ट है। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करा है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि पेट 2022 की तैयारी में जितने लोग लगे हुए हैं उनको अब जीएस में इधर उधर भटकने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए स्टडी 91 की तरफ से संपूर्ण अध्ययन सामग्री जीएस के लिए लॉन्च की गई है, जिसमें आपको सभी जीएस एक साथ मिलेंगे। तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ऑनलाइन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी ले सकते हैं। ये लगभग 400 पेज की ये पुस्तक है, जो मार्केट वैल्यू इसकी 390 रुपए के आसपास है। आप इसे ऑनलाइन फ्री होम डिलीवरी 300 रुपए में परचेस कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर परचेस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? सिरकाट तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। आ जाइए सभी लोगों को एक बार फिर से गुड इवनिंग भाई। वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। उसके बाद आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा। तमिलनाडु का तट, तमिलनाडु के तट की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तट की आपसे बात कर रहा है, ये इस तट की बात कर रहा है। इसे हम कहते हैं तमिलनाडु का तटवर्तीय क्षेत्र। और इस तमिलनाडु के तटवर्तीय क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ये कोरोमंडल तट बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय क्षेत्र में शामिल होता है। किसमें? एक बात और, तमिलनाडु का ये जो कोरोमंडल तट है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और इस कोरोमंडल तट पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून को हम क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और ये लौटता हुआ मानसून इस तट पर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा कराता है। एक क्वेश्चन का आंसर आप करिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस तटवर्तीय क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस तटवर्तीय क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारा है, बैरन द्वीप अवस्थित है। कहां पर? बैरन द्वीप कहां पर अवस्थित है? बैरन द्वीप की खास बात एक सुनिएगा आप। बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है। कैसा द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप है। और ये जो ज्वालामुखी द्वीप है कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल किया जाता है। कहां? अंडमान निकोबार
द्वीप में शामिल किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति अगर हम देखें तो इसकी स्थिति है हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। और हिंद महासागर के इस भाग को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, चीन सागर में। तो आंसर क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी में। एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल संधि द्वारा अलग होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जल संधि से अलग होते हैं? अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस तटवर्तीय क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो कुछ लोगों का आंसर आया केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी जल संधि अलग करती है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ये बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। और बैरन द्वीप ज्वालामुखी का उद्गम किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ। क्लियर? आगे चलता। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? चिल्का द्वीप के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी के मुहाने पर। श्रीहरिकोटा द्वीप भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यह सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां अवस्थित है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहां अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का आंसर आया पुलिकट झील के समीप। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन स्टेट से एक क्वेश्चन आप लोग और करिएगा कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जानते हैं? सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जानते हैं? तो सिलिकॉन वैली के नाम से हम बेंगलुरु को जानते हैं। किसको जानते हैं? बेंगलुरु को जानते हैं। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। और सिलिकॉन स्टेट भारत के किस प्रदेश को कहते हैं? सिलिकॉन स्टेट भारत के कर्नाटका प्रदेश को कहते हैं। किस प्रदेश को कहते हैं? कर्नाटका प्रदेश को हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटका में एक राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, बांदीपुर। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। देखिए, भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किस प्रदेश को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंध्र प्रदेश में हीरे की एक खान है। हीरे की खान। गोलकुंडा की खान है। कौन सी है? हीरे की खान है, गोलकुंडा की खान। इस गोलकुंडा की खान से कोहिनूर नामक हीरा प्राप्त हुआ, जिसके कारण आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में। अभी मैंने बताया सिलिकॉन स्टेट, सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं? कर्नाटक को कहते हैं। किसको कहते हैं? कर्नाटक को कहते हैं। और सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जानते हैं? बेंगलुरु को जानते हैं। अच्छा, सिलिकॉन घाटी के नाम से हम किसे जानते हैं? बेंगलुरु के नाम से जानते हैं, बेंगलुरु को जानते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, शांत घाटी कहां अवस्थित है? शांत घाटी कहां अवस्थित है? पहला क्वेश्चन, शांत घाटी कहां अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, नुब्रा घाटी कहां है? नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी कहां अवस्थित है? शांत घाटी और नुब्रा घाटी कहां है? एक क्वेश्चन का आंसर और आप करेंगे, काठमांडू की घाटी। कौन सी? काठमांडू की घाटी। काठमांडू की घाटी कहां अवस्थित है? जल्दी बताइएगा। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग, शांत घाटी, नुब्रा घाटी, काठमांडू की घाटी। क्लियर? चलिए, अगर 3 घाटियां आपने बता दी तो एक घाटी का नाम और बता दीजिएगा कि कुल्लू घाटी कहां पर अवस्थित है? कुल्लू घाटी कहां अवस्थित है? कुल्लू घाटी कहां अवस्थित है? अच्छा, कुछ लोग बाद में ये कमेंट करते हैं कि सर जी जो क्वेश्चन आप पूछते हैं उसका आंसर भी बता दिया करिए। एक्चुअली जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा होता हूं, क्वेश्चन पूछ के मैं अगले क्वेश्चन पर जब जाता हूं तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। चलिए देखिए, अगर इनका आंसर मैं अगर बता दूं, शांत घाटी कहां अवस्थित है? शांत घाटी केरल में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। नुब्रा घाटी कश्मीर में है। कहां है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। काठमांडू की घाटी कहां है? काठमांडू की घाटी नेपाल में अवस्थित है। कहां है? नेपाल में अवस्थित है। और कुल्लू की घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्रम से बताना है 3 बड़े राज्य। 3 बड़े राज्य की अगर हम बात करें, देखिए भारत के 4 बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? 4 बड़े राज्य, मैं इसलिए कह रहा हूं उत्तर प्रदेश उसमें शामिल हो जाएगा। 4 बड़े राज्य, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। क्लियर? एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, 5वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पहला ऑप्शन ही क्या हो गया आपका? सही हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और करेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और करेंगे जहां से गलती बहुत ज्यादा होती है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से और जनसंख्या की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टिकोण से जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा? और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे। जल्दी से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच स्टार्ट हो गया है, शुरू हो चुका है, जिसमें आपको मिलेंगे 500 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो क्लास और इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा चैप्टर वाइज टेस्ट, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से संबंधित अगर कोई समस्या आती है तो आप इन नंबरों का प्रयोग कर सकते हैं। पेट 2022 का भी नया बैच शुरू हो चुका है, जिसके लिए आपको कूपन कोड भी मिलेगा। इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद, पेट 91 अप्लाई करने के बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए
अगला क्वेश्चन हमारा है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा संबंधित है आमों की बौछार से, आम के टपकने से, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा आम की फसल से। तो देखिए आम की फसल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आम की फसल से संबंधित है। यह आम्र वर्षा बंगाल और बिहार में, बंगाल और बिहार में, पश्चिम बंगाल और बिहार में, पश्चिम बंगाल और बिहार में होने वाली, पश्चिम बंगाल और बिहार में होने वाली मार्च अप्रैल के महीने में एक वर्षा है। मार्च अप्रैल के महीने में होने वाली वर्षा है जो आम की खेती के लिए, आम के फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। इस वर्षा से आम के पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, शुरू हो जाती है, जिससे वहाँ की इस फसल को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हमारा आंसर क्या हो गया? आम की फसल। कौन? आम की फसल से संबंधित है। आगे चले, एक चीज और देखिए, कर्नाटक में यही जब वर्षा होती है, कहां? कर्नाटक में जब यही वर्षा होती है, मार्च अप्रैल वाली वर्षा, तो ये कॉफी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। किसके लिए? कॉफी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसीलिए इस वर्षा को कर्नाटक में कॉफी वर्षा के नाम से जानते हैं। किस वर्षा के नाम से? कर्नाटक में कॉफी वर्षा के नाम से। यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये, आम्र वर्षा कहाँ होती है? बिहार और बंगाल में होती है। कहाँ होती है? बिहार और बंगाल में होती है। कॉफी वर्षा कहाँ होती है? कॉफी वर्षा कर्नाटक में होती है। और इसे कॉफी वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्षा कॉफी की फसल के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। इस कॉफी वर्षा को कभी कभी चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? चेरी ब्लॉसम। तो चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है? चेरी ब्लॉसम का संबंध स्थानीय वर्षा से है। और ये स्थानीय वर्षा किसके लिए लाभदायक है? कॉफी की फसल के लिए लाभदायक है, इसीलिए इसे कॉफी वर्षा भी कहा जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। चेरापूंजी की अगर हम बात करें तो मौसिन राम के बाद, किसके बाद? मौसिन राम के बाद यह भारत का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। मौसिन राम के बाद यह सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। क्लियर? मौसिन राम और चेरापूंजी दोनों कहाँ हैं? मेघालय में। दोनों कहाँ हैं? मेघालय में। दोनों कहाँ है? मेघालय में। सबसे कम वर्षा प्राप्त कहाँ होती है? लेह में होती है। सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ प्राप्त होती है? लेह में होती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिन राम में। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन, चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? असम राज्य में, मणिपुर राज्य में, मेघालय राज्य में, मिजोरम राज्य में। चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। और ये मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के बीच स्थित है। कहाँ? खासी पहाड़ियों के बीच में। कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। क्लियर? आइएगा, चेरापूंजी दुनिया का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला दूसरा क्षेत्र। दुनिया का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा क्षेत्र है? दूसरा क्षेत्र। और पहला क्षेत्र कौन सा है दुनिया का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला? इसी का एक पड़ोसी क्षेत्र है जिसका नाम है मौसिन राम। जिसका नाम क्या है? मौसिन राम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? इस क्वेश्चन का आंसर पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। देखिएगा, भारतवर्ष में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कैसे होती है? इधर देखिए, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून इसी पश्चिमी घाट से प्रवेश करता है। कहां से? पश्चिमी घाट से प्रवेश करता है। और पश्चिमी घाट से प्रवेश करने के बाद जब ये ऊपर की तरफ चलता है तो हिमालय वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा कंडेंस होता है। हिमालय वाले क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा वर्षा कराता है और पश्चिमी घाट पे वर्षा कराता है। मेघालय की अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी की जो ब्रांच जाती है पूर्वोत्तर राज्य में, और ये पूर्वोत्तर राज्य में जब पहुंचती है तो गारो खासी और जयंतिया के बीच में सबसे अधिक वर्षा कराती है।
तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र भारत में कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। अगला क्वेश्चन, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, नॉर्वेस्टर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और किससे वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से। इस उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? लौटता हुआ मानसून के नाम से जानते हैं। इसे शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। इसे कौन सा मानसून कहते हैं? शीतकालीन मानसून कहते हैं। अब भारत में वर्षा दो तरीके से होती है, दो समय पर होती है। एक होती है शीतकालीन वर्षा और एक होती है ग्रीष्मकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा और ग्रीष्मकालीन वर्षा साउथ वेस्ट मानसून से होती है। शीतकालीन वर्षा नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। बात समझ में आ गई यहां तक सभी लोगों को? आगे चले तो देखिए, झारखंड में वर्षा किससे होती है? झारखंड में वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% वर्षा प्राप्ति कहां से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में शरदकालीन वर्षा कहां होती है? उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो शीतकालीन वर्षा होती है। कर्नाटक की बात करें तो कौन सी वर्षा होती है? ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। उड़ीसा और कर्नाटक में ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। बिहार और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों में ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। शरदकालीन वर्षा कहाँ होती है? शरदकालीन वर्षा पंजाब और तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है? पंजाब और तमिलनाडु में। आगे चलिए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? मृदा का जो कटाव है, मृदा के कटाव को कैसे रोका जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अति चराई से। अति चराई का मतलब है कि पशुओं के ज्यादा चरा देने से, मतलब चारागाह का निर्माण अगर ज्यादा कर दिया जाए तो क्या मृदा अपरदन रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। जितना ज्यादा आप चारागाह निर्मित करेंगे, चराई जितनी ज्यादा कराएंगे, मृदा का अपरदन उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इससे जब आप चराई कराएंगे तो इस पे छोटी छोटी वनस्पतियां, पृथ्वी धरातल पर पाई जाने वाली छोटी छोटी वनस्पतियों का क्षरण होगा, समाप्त होंगी। और ये छोटी छोटी वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, जिससे मृदा का अपरदन रुकता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनस्पतियों का अगर हम क्षरण कर दे, वनस्पतियों को अगर हम काट दें तो क्या उससे मृदा अपरदन रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि वनस्पतियों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है, वन रोपण से बिल्कुल मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पेड़ों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखी रहेंगी। बात समझ में आ गई? आंसर क्या हो गया? वन रोपण द्वारा। अगला क्वेश्चन, भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहां पर? अरावली पर्वतमाला में, हिमालयी क्षेत्र में, नीलगिरी श्रृंखलाओं में, विंध्याचल पर्वतमाला में। बताइएगा। भोजपत्र मिलता। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से एक बात देखिएगा, अगर आप लोगों में से किसी ने लेखपाल का पेपर दे रखा है, किसी ने अगर इस बार का लेखपाल का पेपर दिया है, तो उसमें हिंदी में सेंटेंस सही करने के लिए आया था। उसमें एक क्वेश्चन था, विंध्याचल पर्वतमाला पर घास पाई जाती है, या ऐसा कुछ सेंटेंस था। तो इसका आंसर था कि विंध्याचल पर्वतमाला पर घास पाई जाती है। इसको गलत सेंटेंस माना गया था। क्या माना गया था? गलत सेंटेंस माना गया है आयोग के द्वारा। उनका कहना यह है, इनमें विचारकों का कहना यह है कि विंध्याचल पर्वतमाला के साथ साथ विंध्याचल के साथ पर्वत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। विंध्याचल के साथ पर्वत शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, लेकिन यहां सेंटेंस सही नहीं करना है हमें, विंध्याचल पर्वतमाला इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि लेखपाल का पेपर अगर आपने दिया है तो इस क्वेश्चन में आंसर आपने क्या किया है।
भोजपत्र, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। ये जो भोजपत्र वृक्ष है ना, भोजपत्र की छाल से, किससे? भोजपत्र वृक्ष की छाल से, भोजपत्र वृक्ष की छाल से, भोजपत्र वृक्ष की छाल से एक बहुत पतली परत होती है, इनकी छाल बहुत पतली परत होती है, व्हाइट कलर की ये परत होती है जो लिखने के काम आती है। किसके काम? लिखने के काम आती थी। प्राचीन काल में जब वेदों का निर्माण किया जा रहा था तो ज्यादा से ज्यादा पेज का प्रयोग नहीं करके, कागज का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग किया गया? भोजपत्र का प्रयोग किया। ये जो भोजपत्र होता है, भोजपत्र वृक्ष से मिलता है और ये भोजपत्र वृक्ष हिमालयी क्षेत्र में मिलता है। इस भोजपत्र की वृक्ष के छाल से दवा भी बनाई जाती है, दवा भी बनाई जाती है। आगे चलिए, देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का नया बैच शुरू कर दिया गया स्टडी 91 के द्वारा। आप के लिए खुशखबरी इस बात की है कि आपको इसमें, इसकी फीस में भारी डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको करना क्या है? आपको कूपन कोड अप्लाई करना है पेट 91। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए और अपनी पेट 2022 की तैयारी को और पुख्ता करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? खैर नामक एक वृक्ष होता है, इस खैर नामक वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते, मंगलम सिंचाई परियोजना, मंगलम सिंचाई परियोजना कहां से संबंधित है? मंगलम सिंचाई परियोजना कहां से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे जल्दी से। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जल्दी बताइएगा। देखिए मंगलम परियोजना की अगर हम बात करें, मंगलम सिंचाई परियोजना कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है। कहां से? केरल से संबंधित है। पेरियार झील कहां पर पाई जाती है? पेरियार झील, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। कौन सी झील? पेरियार झील कहां पर अवस्थित है? पेरियार झील कहां पर अवस्थित है? मंगलम सिंचाई परियोजना कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल से संबंधित है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और करेंगे। केरल राज्य का पुनर्गठन, केरल राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था? केरल राज्य का गठन कब किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से करेंगे। केरल राज्य का गठन कब किया गया था? नहीं भैया, 1956, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। आगे चल, अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज, गोविंद बल्लभ सागर पद, गोविंद बल्लभ सागर बांध, जल्दी बताइएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। कहाँ? हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर, सबसे बड़ी नहर है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा जल्दी से, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी? दुनिया की सबसे बड़ी नहर, दुनिया की सबसे बड़ी नहर, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मछली उत्पादन से। इंदिरा गांधी नहर तो बेटा, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी नहर नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर का नाम है सुएज नहर। कुछ लोगों का आंसर आया सुएज नहर। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सुएज नहर। अब ये सुएज नहर है कहां पर? सुएज नहर है कहां पर? तो सुएज नहर है अफ्रीका, सुएज नहर लाल सागर, सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है। किसको? भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर।
एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, इस स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसको कमेंट में आप करेंगे, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। एक क्वेश्चन और जान लीजिए, दूध के उत्पादन में भारत दुनिया का पहला देश है। दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है भारत। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई योजना, खाद्यान्न भंडारण, दुग्ध उत्पादन और वितरण। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन और वितरण से। किससे है? दुग्ध उत्पादन वितरण से। एक क्वेश्चन और याद आया, लेखपाल का अभी जो पेपर हुआ है, लेखपाल का जो अभी पेपर हुआ है उसका एक क्वेश्चन है, देखिएगा। एक क्वेश्चन ये है, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑप्शन था आपका, ऑप्शन क्या क्या था आपका? ऑप्शन आपका था जूनागढ़, ऑप्शन आपका है जूनागढ़, हैदराबाद, जूनागढ़ हैदराबाद, जूनागढ़ हैदराबाद। उसके बाद एक ऑप्शन था गोवा और चौथा एक ऑप्शन है सिक्किम, सॉरी चौथा एक ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे और ये भी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आकर ये भी बताएंगे कि अगर आपने लेखपाल का पेपर दिया है और ये क्वेश्चन आपने देखा तो आपने इसका आंसर क्या किया था। जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा? अभी मैंने बताया कि दुग्ध उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोकुल योजना चलाई गई। कौन सी? गोकुल योजना चलाई गई थी, गोकुल योजना। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांति लाई गई जिसका नाम क्या है? श्वेत क्रांति। कौन सा? श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और करेंगे कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, हरित क्रांति का जनक कहते हैं उनको बेटा। देखिए नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग की अगर हम बात करें, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और भारत के स्तर पर, भारत के स्तर पर स्वामीनाथन को, किसको? स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं भारत के स्तर पर, और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि श्वेत क्रांति का, बहुत बढ़िया शाबाश, अब यह आंसर सही आया है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झांसी, हैदराबाद, जोधपुर, जबलपुर। तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहां स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी इंडिविजुअल, हिंदी इंडिविजुअल की नई क्लास स्टार्ट की गई है हिंदी व्याकरण के रूप में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नितिन सर के द्वारा। नया बैच प्रारंभ है, आप एनरोल कर सकते हैं अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है। और एनरोल करने संबंधी कोई भी समस्या आती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन,
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में, उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में। जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर में। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि भारत का सबसे शुष्क प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? एक क्वेश्चन ये आंसर आप करेंगे और दूसरा करेंगे दुनिया का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे शुष्क क्षेत्र, दुनिया का सबसे शुष्क क्षेत्र। दुनिया का जो सबसे शुष्क क्षेत्र है अर्जेंटीना तथा चिली में स्थित, कहाँ? अर्जेंटीना और चिली में स्थित आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई और जयपुर। तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? सूरत में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? सूरत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चंडीगढ़, गांधीनगर, मुंबई, चंडीगढ़, गांधीनगर, मुंबई और बेंगलुरु। जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्लाज्मा अनुसंधान, प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान स्थित है। अगला क्वेश्चन, गधों एवं खच्चरों का मेला कहाँ लगता है? गधों और खच्चरों का मेला कहाँ लगता है? तो गधों और खच्चरों का मेला लगता है जयपुर, लुडियावास में। लुडियावास में कहाँ लगता है? जयपुर में। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को किस नाम से, किस उपनाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालयी नदियां सदाबहार होती हैं। हिमालयी नदी सदाबहार, इसका मतलब यह है कि हिमालयी नदी में पूरे वर्ष भर जल भरा होता है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनमें जल भरा होता है, और उन नदियों को जिसमें हमेशा जल भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? सदाबहार नदी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होने का मतलब यह है कि ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती हैं और इनमें जो वर्षा का जल होता है वही इनके जल का स्रोत होता है। तो वर्षा का जल वर्ष भर में जब इन्हें एक बार मिलता है तो पूरे वर्ष भर ये प्रवाहित नहीं हो पाते हैं। पूरे वर्ष भर में एक बार क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मौसमी नदी भी कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, बिल्कुल सही है। हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है। हिमालयी नदी बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है क्योंकि उनके पास अवसादों की मात्रा ज्यादा होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जब मैदानी क्षेत्रों से होकर जाती हैं तो बहुत अधिक मात्रा में अवसाद अपने साथ लेके जाती हैं, और जब ये सागर या महासागर में मिलती हैं तो वहाँ अवसाद का एक ढेर, एक त्रिभुजाकार संरचना बनता है जिसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो हिमालयी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा हिमालयी नदी के द्वारा ही बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का डेल्टा जो सुंदरवन का डेल्टा कहलाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बंगाल की खाड़ी में स्थित। आगे चलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, बिल्कुल सही है। इनमें पानी की मात्रा कम होती है क्योंकि वर्ष भर में इनको एक बार वर्षा क्या जल प्राप्त हो पाता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया 3। ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, मध्य सागर में, खंभात की खाड़ी में। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। एक क्वेश्चन आपके लिए कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र आप बता देंगे जल्दी से कमेंट करके।
कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? जल्दी बताइएगा। एक बात और कावेरी नदी के बारे में, कावेरी नदी प्रायद्वीपीय नदी होने के बावजूद भी, कावेरी नदी प्रायद्वीपीय नदी होने के बावजूद भी इसमें वर्ष भर जल भरा होता है। इसका कारण यह है कि यह 2 बार वर्षा का जल प्राप्त करती है, एक बार मुख्य मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से और एक बार लौटते हुए मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून से प्राप्त करती है। कहानी समझ में आई? क्योंकि जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये वर्ष भर में एक बार क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं, वर्ष भर में एक बार सूख जाती हैं। लेकिन यही एक ऐसी नदी है जो 2 बार वर्षा का जल प्राप्त करती है, इसीलिए ये सूखती नहीं है। क्लियर? आगे चले। अगला क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? गंगा, महानदी और नर्मदा। गंगा, महानदी और नर्मदा, जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। गंगा, महानदी, नर्मदा। नर्मदा रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है, जिसके कारण इसके पास अवसाद नहीं होता है, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है, जिसे ज्वार नद मुख भी कहते हैं। कृष्णा, गंगा और ताप्ती, ताप्ती भी नहीं बनाती है। ताप्ती भी किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है। कावेरी, गंगा और महानदी, कावेरी, गंगा और महानदी, ये ऑप्शन सही है आपका। कावेरी भी डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा भी डेल्टा का निर्माण करती है और महानदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर? आगे, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं, क्योंकि ये दोनों नदियां रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है। किससे? रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आगे चलते, आंसर क्या हो गया हमारा? अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा, एक तरफ सहायक नदी दे रखा है और एक तरफ मुख्य नदियां दे रखा है। कृष्णा की सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। कौन सी नदी? भीमा। और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन सी है? तीस्ता। तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से निकलती है। और ये जेमू ग्लेशियर कहां है? सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर कहां है? सिक्किम में। आगे चले, गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। ये चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए कुख्यात है। अवनालिका अपर्दन के लिए, अवनालिका अपर्दन। यह भारत की एकमात्र नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बीहड़ का निर्माण करती है। तो आंसर क्या हो गया आपका? 4, 3, 2, 1। आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको उद्गम क्षेत्र दे रखा है, एक तरफ नदी दे रखा है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां से निकलती है? बेरीनाग का स्रोत कहां से है? बेरीनाग का स्रोत कहां? महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है आंसर। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। बेरीनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार से कौन निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक लॉन्च की गई है। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से आकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। इस हैंड रिटन ई बुक्स की खास बात यह है कि नितिन सर के द्वारा खास तौर पर आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है और सभी विषयों के लिए ये ई बुक अवेलेबल है। आप इसे परचेस कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा और कृष्णा, सिंधु और झेलम, गंगा और झेलम। गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। ब्रह्मपुत्रा नदी
अपने उद्गम स्रोत से, इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? इसका उद्गम स्रोत है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और ये मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, कहाँ से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये जब चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है तो किस नाम से निकलती है? किस नाम से निकलती है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। ब्रह्मपुत्रा नदी किस नाम से उद्गमित होती है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब ये भारत में प्रवेश करती है तो किस क्षेत्र से प्रवेश करती है? भारत में ये प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे से, यांग्याप दर्रे से। कहां से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से। देखिएगा, ये पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ एक दर्रा यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रा। और ये यहाँ से निकलती है ऐसे और ऐसे भारत में प्रवेश करती है। पहली बात तो ये किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। और जब भारत में ये प्रवेश करती है तो ये अलग नाम से जानी जाती है। भारत में ये प्रवेश करती है तो दिहांग नदी के नाम से प्रवेश करती है। किस नदी के नाम से? दिहांग नदी के नाम से प्रवेश करती है। दिहांग नदी के नाम से आगे बढ़ते हुए जब ये आगे आती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और जब आगे और आती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। और इधर से आने के बाद एक नदी है गंगा नदी। गंगा नदी का ये जो भाग बांग्लादेश में है इसे किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी इधर से आते हुए इसी जमुना में मिलती है। और जमुना में मिलने के बाद ये सामूहिक जलधारा मेघना के नाम से प्रवाहित होती है और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहानी समझ में आ गई सभी लोगों को? आगे आए अगला क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और कानपुर। ये चारों गंगा नदी के तट पर बसे हैं। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर 5 बजे से 6 बजे तक। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर एक दूसरे टॉपिक के साथ। एक बात और, 15 अगस्त को मैराथन आपकी लेने वाला हूं। 15 अगस्त को मैराथन लेने वाला हूं। संपूर्ण भूगोल के क्वेश्चन रहेंगे। लंबी क्लास होगी, महामैराथन के रूप में होगी। अब आप लोग ये बताएंगे, 2 ऑप्शन है आपके पास। स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है या फिर संपूर्ण भूगोल या स्टैटिक जीके। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको पढ़ना क्या है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक खास एपिसोड आप लोगों के लिए होगा। या तो वो संपूर्ण भूगोल का समग्र होगा या तो स्टैटिक जीके। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जो कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे उसकी क्लास 15 अगस्त को आपको मिलेगी महामैराथन के रूप में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।